जो परिवाना साउथ अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो 3 दिन में लगभग 7200 करोड़ की इन्वेंट्री वहाँ पर बिक गई सिर्फ 3 दिन के अंदर। यानी कि 1100 से ऊपर फ्लैट्स वहाँ पर बिक गई। इसका मतलब इतना पैसा है लोगों के पास। गुड़गांव आज की डेट में केवल HNIs के लिए बचा है। गुड़गांव आज की डेट में सिर्फ रिच बायर्स के लिए है, तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। लोकेशंस हो गई जैसे गोल्फ कोर्स रोड एंड DLF फेज 1, 2, 5 MG रोड, तो इन लोकेशंस पर आज की डेट में लो बजट में चीजें मिलना बिल्कुल मुश्किल है। स्पेसिफिकली अगर हम सोना की बात करें तो आज भी वो रहने के पर्पस से सोना है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस का हब है वो। मेरा मानना ये है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच के बैठे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सोना में जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बिल्डर्स प्रोजेक्ट बनाते हैं मगर उनकी डिलीवरी टाइम पे नहीं होती है, प्रोजेक्ट्स डिलीवर टाइम पे नहीं होते हैं। तो इसमें रेरा का क्या रोल है? रेरा कुछ कर भी रहा है। रेरा के आने से बिल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है एंड बायर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। अब अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, मैं आपको बताऊं, अंडर टेबल सबसे ज्यादा काम चलता है। आज भी अगर कोई ये सोचे कि अंडर टेबल काम नहीं होते हैं, तो छोटे बिल्डर्स का तो ये चलता है, लेकिन बड़े बिल्डर्स ऐसी गलती नहीं करते हैं। गुड़गांव में जब भी बारिश होती है पानी इतना भर जाता है कि गाड़ियां भी डूब जाती हैं। मकान या फ्लैट्स आज भी वहाँ पर करोड़ों के हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें पानी की निकासी की या फिर रोड्स की, तो वहाँ पे बिल्कुल गुड़गांव का स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं बिल्कुल डाउनवर्ड है। आपके हिसाब से क्या रेंटल एप्रिसिएशन है अगर हम बात करें न्यू गुड़गांव की, सोहना की या द्वारका एक्सप्रेसवे की? अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहाँ पे हमने बहुत प्रोजेक्ट्स पर 100% से भी ज़्यादा तक का अप्रिसिएशन देखा है। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे हॉट रियल एस्टेट हब गुड़गांव की। क्या वाकई गुड़गांव ड्रीम सिटी है या फिर ये एक ऐसा जाल है जहां हर सपने की कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में चुकानी पड़ती है? हेलो, आई एम कौशल। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक, जहां आज हम करेंगे डीप डाइव इनटू द रियल एस्टेट बिहाइंड गुड़गांव बूमिंग रियल एस्टेट, फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे सोहना टू न्यू गुड़गांव। और हम बात करेंगे बिल्डर फ्रॉड्स की। हम जानेंगे किस पर भरोसा करें और गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेते वक्त किन चीजों से बचना चाहिए। सो वेदर यू आर अ फर्स्ट टाइम बायर एंड इन्वेस्टर और जस्ट गुड़गांव क्यूरियस, ये एपिसोड मिस करना रियल एस्टेट में बहुत भारी नुकसान कर सकता है आपको। लेट्स डी कोड गुड़गांव विद डॉक्टर डी भारद्वाज। ही इज ऑनर ऑफ गणलक्ष्मी इन्वेस्टर्स. This is an RERA approved real estate firm and Ganlakshmi Eco Build सस्टेनेबल रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन फर्म। सो वेलकम दीपेश जी, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने इतना समय निकाला, तो क्या हम पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कौशल जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया कौशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज यहाँ पे आने का मौका दिया। बिल्कुल, तो आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़गांव की। जी, हमने पहले भी इसमें बहुत सारे एपिसोड करे हैं मगर हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे, कुछ और डीप डाइव करेंगे गुड़गांव के, क्योंकि गुड़गांव आज के समय में बहुत ही बूमिंग रियल एस्टेट मार्केट है। तो गुड़गांव में घर लेना, फ्लैट लेना, फ्लोर लेना, क्या आज भी समझदारी का सौदा है? बिल्कुल कौशल जी, देखिए गुड़गांव आज भी प्रॉपर्टी के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। ऑलरेडी ये बहुत बड़ा हब है। और अगर आज बात करें हम यहाँ पे समझदारी है या नहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के, तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपका रीजन क्या है इन्वेस्टमेंट का। आप सेल्फ यूज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से देखें तो अलग चीज है, और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखें तो वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया उसका। तो गुड़गांव में बहुत से, आज की बात करें, अगर पिछले कुछ सालों में देखें हम गुड़गांव में, तो द्वारका एक्सप्रेसवे से हमारा कंप्लीट हो गया है। SPR रोड, जिसने बहुत से सेक्टर्स को कनेक्ट किया है, साथ में सोना में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। तो इसी चीज को देखते हुए अगर माइक्रो मार्केट की हम बात करें, माइक्रो मार्केट में कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे सेक्टर 113 हो गया, गोल्फ कोर्स रोड हो गया, ये एक हाई एंड सेक्टर्स, हाई एंड जोन्स हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी एरिया है, यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, लाइक न्यू गुड़गांव के सेक्टर्स,
कुछ सेक्टर्स हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे के हैं जो अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं। सो मैं पहले बताना चाहूंगा सेल्फ यूज के लिए। अगर आप सेल्फ यूज के पर्पज से देखते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का, तो आपको क्या देखना होगा? सबसे पहले उसमें देखनी होगी आपको कनेक्टिविटी, प्रोक्सिमिटी। क्या कनेक्टिविटी है? प्रोक्सिमिटी बिजनेस हब से क्या प्रोक्सिमिटी है? देन आपकी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, इन सबसे क्या प्रोक्सिमिटी है? आफ्टर दैट आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं, तो उसमें आपको देखना होगा अगले 3 से 5 साल में क्या वहां पर फ्यूचर ग्रोथ आनी है, क्या पोटेंशियल है उस एरिया का, क्या लोकेशन का, क्या कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्डर की हाइप पे या फिर मार्केटिंग पे भरोसा न करें। उसके लिए आपको खुद अपनी रिसर्च करनी होगी। आपके पास एक प्रॉपर एडवाइजर होना चाहिए, जो एक प्रॉपर कंसल्टेंट, जो आपको पूरे प्रोसेस में गाइड करेगा। और किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे बिल्डर की प्रोफाइल क्या है, प्रोजेक्ट है रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। देन हमें ये देखना होता है कि बिल्डर ने जो पास्ट प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, ऑलरेडी जो पास्ट प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है, वो ऑन टाइम डिलीवरी हुई है या नहीं। जब दूसरे सिटीज में प्राइसेस बहुत हाई है, वहाँ गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना जैसे कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट पोटेंशियल एंड अप्रिसिएशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो आप गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल आपका ये समझदारी का मूव होगा। आपने गोल्फ कोर्स रोड की बात करी है यहाँ पर। जी, गोल्फ कोर्स रोड उसने इतना हाइक क्यों पकड़ लिया है? वहां पर ऐसी क्या बात है जो कि तो देखिए सबसे बड़ी चीज आती है जो हमारे पास आती है, कनेक्टिविटी। आज आप देखेंगे गोल्फ कोर्स की किसी भी एरिया में आप जाके खड़े होते हैं, वो एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुका है। वहां से आपको मार्केट जाना है, स्कूल्स जाना है, एजुकेशनल हब्स इतने ज्यादा है वहाँ पे, हॉस्पिटलिटी लेके चलो आप, या फिर बिजनेस हब्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी मूव अगर हम करते हैं, किसी भी लोकेशन में हम जाते हैं, घर खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे बिजनेस हब से कितने दूर है। हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, आप गुड़गांव में जैसे आईटी कंपनी में, किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वहां से आईटी कंपनी का डिस्टेंस कितना है? वॉक इन डिस्टेंस पे वहाँ पे हम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है हमें। तो यही रीजन है। अगर गुड़गांव में कोई पहली बार अपना मकान खरीद रहा है, तो उसको ऐसी कौन सी 3 बातें हैं या 4 बातें हैं जिससे बचना चाहिए? देखिए कौशल जी, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है सही टाइम पर सही डिसीजन लेना। कुछ इन्वेस्टर्स या बायर्स, फर्स्ट टाइम बायर्स, या तो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर प्रेशर में आकर बहुत गलत मूव्स ले लेते हैं। उनसे आपको बचने के लिए क्या करना है? सबसे पहला, प्रॉपर चेक ना करना। बहुत से फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं, किसी भी बिल्डर के पास जाते हैं, प्रोजेक्ट पे जाते हैं, साइट विजिट करते हैं या उनका ब्रोशियर वगैरह देखते हैं, तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी अम्यूनिटीज दिखाई जाती हैं जितनी पॉसिबल है नहीं। उनको देखकर कन्विंस हो जाते हैं बायर और गलत मूव ले बैठते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको देखना है प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है या नहीं, रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं। एक बार अगर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड होता है, देन आपको देखना है बिल्डर की प्रोफाइल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बिल्डर की पास्ट प्रोफाइल देखनी जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्डर ने पहले जो प्रोजेक्ट दिए हैं उनमें सारे प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं या नहीं, टाइमली डिलीवर हुए हैं या नहीं, किसी प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आई है या नहीं। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद कभी भी ब्रोशियर देखकर और साइट विजिट कर कर आप कभी भी फैसला ना ले, क्योंकि ब्रोशियर में आप ये देखिए जो एमिनिटीज दिखाई जा रही है क्या वो सच में पॉसिबल है, आज के टाइम में पॉसिबल है या नहीं। फ्यूचर में देखो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमें आज के टाइम में हम अगर बाय कर रहे हैं तो हमें आज के टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो फर्स्ट टाइम बायर्स करते हैं वो करते हैं करंट लोकेशन को देख कर लेना। देखिए कोई डाउट नहीं है, लोकेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, कि हमें लोकेशन देखनी है, लोकेशन के बेस पर ही इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन आपको लोकेशन के साथ ये चीज भी देखनी है कि आने वाले नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में या 1 to 2 ईयर्स में क्या एप्रिसिएशन पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल है इस एरिया का, क्योंकि इसी चीज पर हमारी प्रोजेक्ट की वैल्यू डिपेंड करती है। देन जो थर्ड मैं गलती बताऊंगा जो करते हैं, ओवर बजटिंग। फर्स्ट टाइम बायर्स जो थर्ड गलती करते हैं वो है ओवर बजटिंग। उसमें बायर्स देखते हैं कि हमें इतना लोन मिल जाएगा, वो लोन देख लेते हैं, लोन अगर उन्हें मिल रहा होता है तो वो कोई भी प्रॉपर्टी उन्हें पसंद आती है बाय कर लेते हैं। लेकिन
उसमें किसी भी बिल्डर के पास अगर आप जाते हैं, किसी भी ब्रोकर के पास जाते हैं, सबसे मेन है ना, वो ब्रोकर्स मिसगाइड करते हैं फर्स्ट टाइम बायर्स को। कैसे, मैं बताता हूँ। वो उन्हें बेसिक सेलिंग प्राइस बताते हैं, उससे अलग आपकी पीएलसी हो गई, जीएसटी हो गई, रजिस्ट्रेशन चार्जेज हो गया, आईएफएमएस हो गया, ये चार्जेज वो बिल्कुल भी उन्हें नहीं बताते हैं। अगर बताते भी हैं तो भी रजिस्ट्री चार्जेस नहीं बताएंगे उन्हें। उसके बाद भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फर्निशिंग का एक्सपेंस हो गया, शिफ्टिंग एक्सपेंसेस हो गया, मंथली मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं। तो उन सब चीजों को कैलकुलेट कर कर आपको फर्स्ट टाइम बायर है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, परचेज करना है किसी भी प्रॉपर्टी को। साथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, 35 to 40% से ज्यादा आपकी सैलरी की ईएमआई नहीं होनी चाहिए घर को खरीदते टाइम। ये आपने बहुत सही बात बताई है क्योंकि जब हम मकान लेने जाते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हम सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते या फिर जो ब्रोकर है या जो बिल्डर है वो काफ़ी चीज़ों को हिडन रखता है और हमें बाद में अचानक झटका लगता है और यार ये भी पैसा देना है जी हमें। देखिए, बिल्कुल कौशल जी, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। जैसा कि आपको भी पता होगा, हर सोसाइटी में, आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, किसी भी लोकेशन में जाते हैं, लाखों डीलर्स बैठे हैं, लाखों ब्रोकर्स बैठे हैं। लेकिन उनमें से कितने ब्रोकर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, कितने ब्रोकर्स को नॉलेज है? नॉलेजेबल ब्रोकर्स ढूंढना सबसे बड़ा टास्क होता है। देन आपको देखना पड़ता है एजुकेटेड है या नहीं। वो ब्रोकर्स क्या करते हैं, रेंटल का काम करते हैं किसी भी सोसाइटी में। एक सोसाइटी में कर रहे हैं, 2 सोसाइटी में कर रहे हैं, उन्हें भी फ्रेश का काम मिल जाता है। मैं आपको, देखो, आज ये चीज ओपन नहीं करते लेकिन फिर भी मैं ओपन कर रहा हूँ हमारे बायर्स के लिए। सो क्या होता है, किसी भी ब्रोकर को, कोई भी बिल्डर, जब उन्हें अपना प्रोजेक्ट सेल आउट करना होता है, हाइप बनानी होती है, तो वो ब्रोकरेज देते हैं, 3% 4% तक की ब्रोकरेज। अब आप प्रोजेक्ट खरीदने के लिए गए, आप अच्छे ब्रोकर के पास गए हैं, बिल्कुल बेशक गए हैं, लेकिन अच्छा ब्रोकर होगा वो अपने कमीशन में से कभी पैसे नहीं छोड़ता है। आप मेरे पास आए, आपने देखा मैं पैसे नहीं छोड़ रहा हूँ। आप किसी अदर ब्रोकर के पास गए, आपने देखा वो मेरे लिए 3% उसे मिल रहा है, उसने बता दिया ओपन मुझे 3% मिल रहा है, मैं आपके लिए 2% कम कर दूंगा। 4 CR की प्रॉपर्टी पर अगर वो 8 लाख रुपीज कम कर देता है तो वहां पर आप उन ब्रोकर्स के पास चले जाते हैं। लेकिन उन ब्रोकर्स के पास कोई एंट्री पॉइंट नहीं होता है, कोई एग्जिट पॉइंट नहीं होता है, वहां पर जाके आप स्टक्ड हो जाते हैं, आपका पैसा फंस जाता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट में, एंट्री लेने के बाद एग्जिट। एंट्री लेना आसान है लेकिन एग्जिट लेना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर ब्रोकर्स आपको इस जगह पे फंसा लेते हैं। तो यहाँ पर कभी भी ये गलती नहीं करनी है आपको। हमेशा एक ट्रस्टेड ब्रोकर देखें, ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ जुड़ें और उनके साथ उनकी एक्सपर्ट गाइडेंस में आप इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, सही बताया क्योंकि जनरली ये होता है कि जो ब्रोकर होता है वो हमेशा अपनी कमीशन पे ही काम करता है। उसका फ़ोकस सिर्फ़ कमीशन पे होता है। उसका फ़ोकस वहाँ नहीं होता कि जो जो बायर है वो इतना अपनी मेहनती कमाई लगा रहा है उस फ्लैट खरीदने में, कोई प्रॉपर्टी लेने में, मगर उसका फ़ोकस जो है, उसका जो गोल है वो सिर्फ़ कमीशन है आज के समय में। सर एक्चुअली क्या होता है ना, ब्रोकर्स हैं वो कोई फर्म नहीं रन करते, कोई भी लोकल फर्म बना लेते हैं। उसके बाद उन्हें मतलब नहीं होता किसी चीज से, उन्हें कमीशन से मतलब होता है, लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप मेंटेनेंस से उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारे रिलेशन कैसे रहे। क्योंकि कोई भी एक इंसान आ रहा है, वो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम बायर है तो एक बार ही इन्वेस्ट करेगा। एक बार आप इन्वेस्ट करवाते हो, अगर आपने उन्हें अच्छे सर्विस दिया तो वो फिर आपके पास आएंगे, फिर आपके पास आएंगे। सो जो रियल एस्टेट में मेन ब्रोकर्स को इस चीज की नॉलेज है बहुतों को, लेकिन बहुत कम लोगों को नॉलेज है कि रेफरेंस बेस्ड काम होता है, कभी भी हम डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, इसमें सारा वर्क जो होता है रेफरेंस का होता है। सो एक क्लाइंट के साथ हम कितने अच्छे से रिलेशन मेंटेन करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है टोटली। गुड़गांव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या गुड़गांव में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ अमीरों के लिए ही हैं या गरीबों के लिए भी कुछ है? क्योंकि मैंने भी पीछे देखा था जो परिवाना साउथ अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो 3 दिन में लगभग 7200 करोड़ की इन्वेंट्री वहाँ पर बिक गई सिर्फ 3 दिन के अंदर। यानी कि 1100 से ऊपर फ्लैट्स वहाँ पर बिक गए। इतना इसका मतलब इतना पैसा है लोगों के पास। जहाँ लाइन लगा के इतने महँगे-महँगे फ्लैट्स गुड़गाँव में बेचे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा क्यों है? बिल्कुल कौशल जी, मैं बताता हूँ। देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने। काफी लोग यही सोचते हैं कि गुड़गांव आज की डेट में केवल HNIs के लिए बचा है,
गुड़गांव आज की डेट में सिर्फ रिच बायर्स के लिए है, तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। लोकेशंस हो गई जैसे गोल्फ कोर्स रोड एंड DLF फेज 1, 2, 5 MG रोड, तो इन लोकेशंस पर आज की डेट में लो बजट में चीज़ें मिलना बिल्कुल मुश्किल है, तो वो मैं मान सकता हूँ कि HNIs के लिए ये चीज़ है। लेकिन आपने एक चीज़ और कही, गरीबों के लिए। सो कौशल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गरीबों के लिए नहीं बोलते, मिड क्लास के लिए आप बोल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मैं आपका कहना चाहूँगा। नहीं नहीं बिल्कुल। बाकी देखिए, जहाँ प्रीमियम एरियाज हैं, इतने प्रीमियम लोकेशंस हैं, वहाँ पे गुड़गांव में अभी डेवलपिंग एरियाज भी हैं। देखिए, वो एरिया बिल्कुल डेवलप हो चुके हैं, लाइक गोल्फ कोर्स रोड एंड MG रोड, देन DLF सिटी अपना सब डेवलप्ड है। बाकी अगर हम देखें तो न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोहना, ये ऐसी लोकेशंस है जहाँ से प्रोक्सिमिटी भी बहुत अच्छी है, जहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और उसके बावजूद यहाँ पे आपको 60 से 80 लाख के बजट में चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप कहें DLF परिवाना की बात करें, कैमलियाज की बात कर सकते हैं, आप शोभा सिटी की बात कर सकते हैं, एंस्टोरिया की बात कर सकते हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स पे आपका जाना थोड़ा सा मिडिल क्लास का मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह की ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नॉट कंपेरेबल है। मिडिल क्लास उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में मिडिल क्लास बायर्स को फोकस करना चाहिए ऐसी लोकेशंस पर जहाँ पर अप्रिसिएशन अभी आया नहीं है। डेवलपिंग लोकेशंस हैं, डेवलपिंग एरियाज हैं, जैसे न्यू गुड़गांव हो गया, अपना द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, सोना की तरफ आप जा सकते हैं। देन ऐसे एरियाज में जहाँ रेंट डिमांड अच्छी हो। सो मैं यही कहूँगा, इसमें भी मैं आपको फिर से डिमांड के हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सेल्फ यूज के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेल्फ यूज के लिए आप, डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं सेल्फ यूज में, और इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो आप अफोर्डेबल्स की तरफ जा सकते हैं, बेशक जा सकते हैं। अफोर्डेबल्स आपको 60 से 80 लाख में 2 से 3 BHK के ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी, न्यू गुड़गांव में भी, सोना में भी। देन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं और आपको चाहिए रेंटल इनकम, सो कमर्शियल में बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो 6% तक का एनुअल रिटर्न्स आपको देते हैं। उनमें आप जा सकते हैं। प्रीली स्पेस की तरफ जाना, क्योंकि सेल्फ यूज शॉप तो आज की डेट में थोड़ा सा एक रिस्की इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा, सो उसमें भी आप जा सकते हैं। देन अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है एंड लग्जरी में करनी है, देन उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए। एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, 1 CR कोई छोटा बजट नहीं है। एक हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हाई एंड बजट है, और ना हम उसे लो बजट बोल सकते। सो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पेमेंट न्यू लॉन्च पे हैं, उनके पेमेंट्स प्लान आपके स्टार्ट हो जाते हैं 25% पेमेंट से। CLP कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान रहते हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे, सबसे पहले हमें एंट्री पॉइंट बनाना है। सो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगा, इसके लिए आपको एक अच्छा ब्रोकर जरूरी है, जरूरत है आपको एक अच्छे ब्रोकर की। पहले ये देखेंगे हम आसपास कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो न्यू लॉन्च पे हैं, फिर उनका कंपैरिजन करेंगे। फिर हम हिस्टोरिकल प्राइसेस देखेंगे पास्ट प्रोजेक्ट्स के। पास्ट प्रोजेक्ट्स के हिस्टोरिकल प्राइसेस देखने के बाद लोकेशन पे देखेंगे क्या डेवलप होना है, क्या अप्रिशिएशन है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है उस एरिया में। उन सब चीजों को देखते हुए फिर प्रोजेक्ट की एमिनिटीज देखेंगे, प्रोजेक्ट बिल्डर की प्रोफाइल देखेंगे, हम ये सारी चीजें नोटिस करेंगे। उस रिसर्च के बेस पे हम देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है आज की डेट में इन्वेस्ट करने के लिए। देन हम उनमें से एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जिट पॉइंट। मैं बिल्कुल क्लियर डीपली नहीं बता पाऊंगा इस चीज को, तो मैं एक बायर्स को नॉलेज हो जाए उस चीज के हिसाब से बता रहा हूँ। सो एग्जिट पॉइंट में क्या होता है सर, हमें देखना पड़ता है एग्जिट पॉइंट हमें लेना है। हमने एक टारगेट ले लिया कि चलो भाई, हमने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1 CR इन्वेस्ट किए, हमारा 30 लाख रुपए का टारगेट है, 35 लाख रुपए का टारगेट है। इतना एप्रिसिएशन आने के बाद हमें उसे एग्जिट लेना है। पहली चीज तो ये हो गई। फिर उसके बाद भी हम देखेंगे 1 साल के बाद कौन से न्यू प्रोजेक्ट्स आपके न्यू लॉन्च पर है।
उन प्रोजेक्ट्स को देखते हुए फिर से हम कंपैरिजन करेंगे, फिर देखेंगे अगर कोई प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट को भी कंपेयर करेंगे, अगर इस प्रोजेक्ट में हमारा जो एप्रिसिएशन है, हमें लगता है कि अगर हम 1 साल और होल्ड करते हैं तो हमें 20 लाख रुपए का और आएगा। हमारा 20 लाख का एप्रिसिएशन आ चुका है, 20 लाख का हमें लगता है और आएगा ही 1 साल होल्ड करने पे। फिर हम दूसरे प्रोजेक्ट को देखते हैं, उसके एमिनिटीज वगैरह देखते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं। अगर उस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है कि यहाँ पे हमें 20 मिल रहा है प्रोजेक्ट ए में, तो प्रोजेक्ट बी में अगर इतनी पोटेंशियल है कि वो हमें 30 से 35 लाख रुपए वहां पे एप्रिसिएशन आ सकता है, सो हम प्रोजेक्ट ए से अगर 5 लाख 7 लाख रुपए लॉस में भी एग्जिट होता है तो हम वहां से लॉस में एग्जिट करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें पता है हम यहाँ पे 5-7 का लॉस करके वहां पे 15-20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो इसी बेस पे हमें एग्जिट लेना है। अगर हमें लगता है कि एग्जिट एंड यहाँ पे एग्जिट लेना सेफ है तो ही हम एग्जिट लेंगे। अगर हमें लगता है इस प्रोजेक्ट में ज्यादा अप्रिशिएशन है तो हम इस प्रोजेक्ट पर होल्ड करेंगे। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मिडिल क्लास इनकम वाले लोगों के लिए, बायर्स के लिए मैं यही कहूँगा, अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेल्फ यूज के लिए देखते हैं, तो आप अफोर्डेबल की तरफ जा सकते हैं, बेशक जा सकते हैं। अफोर्डेबल में आपको 60 से 80 लाख रुपए में बड़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि आज की डेट में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है गुड़गांव का, तो वहाँ पर आपको ईजिली, और जरूरी नहीं है कि आपको 60 लाख में ही मिलेगा, मैं 60 से 80 बोल रहा हूँ, वहाँ पे ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल है जहाँ पे 45 लाख 50 लाख में भी चीजें मिल जाती हैं आज की डेट। आपको जरूर साइज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन आपको चीजें मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। देन बात करें, अगर आपको रेंटल इनकम चाहिए तो आप उसके लिए किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में प्रीलीज स्पेस में, स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ प्रीलीज स्पेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ यूज शॉप्स लेते हैं तो वहां पे थोड़ा सा आपको रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। देन उसके बाद हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म और लग्जरी में ही इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है। दिपेश जी, आपके हिसाब से गुड़गांव में ऐसी कौन सी लोकेशंस हैं जो 2-3 साल में हॉट लोकेशंस उभर के आएंगी? बिल्कुल कौशल जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बायर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हॉट लोकेशंस को पता करना। तो अगर हॉट लोकेशंस की बात करूं तो गुड़गांव में बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं या डेवलप हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे ही कंप्लीट हुआ था, 2024 में ये कंप्लीट हुआ था, देन हमने उस टाइम पर देखा है इसमें इसका एप्रिसिएशन पोटेंशियल, लास्ट अगर 2 से 3 साल की बात करूं मैं, तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर जिनमें 100% से भी ज्यादा का एप्रिसिएशन आया है। एंड अभी की बात करें तो अभी भी द्वारका एक्सप्रेसवे पर बहुत सा डेवलपमेंट आना है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल सिटी, आपने ग्लोबल सिटी के बारे में सुना होगा, नहीं अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हैं। जो ग्लोबल सिटी है उसे नेक्स्ट सिंगापुर बोलते हैं, नेक्स्ट डीएलएफ साइबर सिटी हम बोलते हैं। जो न्यू आईएसबीटी आ रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे पर है, सबसे बड़ा आईएसबीटी। देन उसके बाद हम बात करें मेट्रो एक्सपेंशन, मेट्रो एक्सपेंशन का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए आने वाले 2 से 3 साल में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मैं कह सकता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे रहेगा, जहां पर अभी भी आपको 100% से ज्यादा का एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। देन सेकंड लोकेशन की मैं बात करूंगा तो मैं न्यू गुड़गांव की बात करूंगा। बेसिकली वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बहुत नए स्कूल्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, बहुत सा डेवलपमेंट चल रहा है, कमर्शियल जोन्स, कमर्शियल हब्स बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात न्यू गुड़गांव की अगर करें तो ये बड़ी क्लोज प्रोक्सिमिटी पे है, यहाँ से अगर आप देखेंगे बिजनेस हब्स के लिए बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। देन जो हमारे, मैंने अभी आपको बताया है द्वारका एक्सप्रेसवे पर बहुत अच्छे, ग्लोबल सिटी बताया मैंने, आईएसबीटी बताया है मैंने आपको, मेट्रो एक्सपेंशन बताया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे और गुड़गांव जहाँ पर कनेक्ट करता है उसी पॉइंट पर ये सारी चीजें फ्यूचर में डेवलप होनी है। राइट। सो सेकंड में मैं कहूंगा न्यू गुड़गांव। देन उसके बाद सेक्टर 76 टू 79, देखिए ये जो जोन है सेक्टर 76 टू 79 का, ये अरावली के पास है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, एसपीआर ने इनकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी की है, एसपीआर की वजह से ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। इसमें भी आपको मिड सेगमेंट से लेकर हाई एंड प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद मैं बात करूंगा सोना की। हालांकि सोना में इतना ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं रहा है, सोना एलिवेटेड रोड आने के बाद वहां पर भी बहुत डेवलपमेंट हुई है,
बहुत चेंज हुआ है वो एरिया। लेकिन अगर 5 साल के बेसिस पे अगर उस लोकेशन के हम प्राइस अप्रिसिएशन को उठा के देखें तो वो बिल्कुल बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। सोना को हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए मैं बताऊंगा सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी रहनी चाहिए द्वारका एक्सप्रेसवे, देन न्यू गुड़गांव 76 to 79। देन किसी की अगर पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो वो सोना साइड जा सकता है। ये जो सारी लोकेशंस हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे या फिर सोहना, स्पेसिफिकली अगर हम सोहना की बात करें तो आज भी वो रहने के पर्पस से सोहना है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस का हब है वो? जी देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कौशल जी, सबसे पहले आपको देखनी है प्रोक्सिमिटी अपने बिजनेस हब से। आप जहाँ पर भी वर्क करते हैं वहां से आपकी कितनी दूरी है। उस बेस पे अगर आपको सोना कंफर्टेबल लगता है देन यस, एंड यूज के लिए भी आप वहां पर परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा मानना ये है अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच के बैठे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सोना में जाना ज्यादा बेटर रहेगा। कई बिल्डर्स प्रोजेक्ट बनाते हैं मगर उनकी डिलीवरी टाइम पे नहीं होती है, प्रोजेक्ट्स डिलीवर टाइम पे नहीं होते हैं, तो इसमें रेरा का क्या रोल है? रेरा कुछ कर भी रहा है? ये सवाल हर बायर के माइंड में आता है। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, हमने पैसे दिए, डिलीवरी होगी, कब होगी? इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रेरा को लाया गया है। रेरा के आने से बिल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है एंड बायर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। अब अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, रेरा के आने के बाद कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको उसे रेरा पे रजिस्टर्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मस्ट है। रेरा पे रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रोजेक्ट। उसके बाद हर 3 महीने में आपकी जो कंस्ट्रक्शन स्टेटस अपडेट है वो रेरा पे आपको अपलोड करना पड़ता है। अगर बिल्डर टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाता है तो इसमें उस पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। कुछ छोटे बिल्डर्स हैं जो बदमाशी करते हैं, क्लाइंट्स को परेशान करते हैं, वो टाइम पे डिलीवरी नहीं करते हैं। उन पर ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन अभी नहीं होता है, या फिर अंडर टेबल भी काम होता है। मैं आपको बताऊं, अंडर टेबल सबसे ज्यादा काम चलता है। आज भी अगर कोई ये सोचे कि अंडर टेबल काम नहीं होते हैं तो छोटे बिल्डर्स का तो ये चलता है, लेकिन बड़े बिल्डर्स ऐसी गलती नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ब्रांड इमेज बनानी है, उन्हें अपनी रेपुटेशन का ख्याल रहता है। तो बड़े बिल्डर्स ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, छोटे बिल्डर्स जरूर कर सकते हैं। अच्छा, खास तौर से मैं ये देखा गया है कि जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हमेशा उनकी पोजीशन डिले रहती है ना? 4 साल का अगर उनका टारगेट है तो वो 5 साल खिंच जाते हैं, मगर उसमें भी रेरा कोई कदम नहीं उठा रहा है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स, जो जो बिल्डर है वो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगा देता है रेरा में जाके, कि जिससे और प्रोजेक्ट में उसको एक्सटेंशन मिल जाती है। कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ के ले आता है जिसमें एक्सटेंशन मिल जाती है आज के समय में। जी देखिए, बिल्कुल कुशल जी, अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं। अगर आप लग्जरी सेगमेंट की हम बात करें तो उसमें हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादातर निकाल लेते हैं क्लाइंट से। देन अगर हम बात करें अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स की, तो वहाँ से आज की डेट में मैं बताऊं, कोई भी न्यू अफोर्डेबल आता है या फिर अफोर्डेबल जो हैंड ओवर हो रहे हैं उनमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं निकाल पाते, कंस्ट्रक्शन डिलेज होते हैं। कंस्ट्रक्शन डिलेज के बाद बहुत सी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, नाम नहीं लूंगा, उस प्रोजेक्ट में जो कि इलेक्ट्रिसिटी लोड मांगा जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी लोड कंप्लीट नहीं है, तो उसकी वजह से रेरा कैंसिल हो रहा है या फिर रेरा डिले ओसी डिले हो रहा है उस प्रोजेक्ट का। तो यही कुछ रीजंस होते हैं। उसके बाद फायर एनओसी के टाइम में बड़ी दिक्कतें आती है, स्ट्रक्चर वगैरह पास नहीं हो पाते हैं। तो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स में बेशक डिले होता है एंड रेरा को इस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। रेरा पेनल्टी लगाती भी है, मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स पे रेरा ने पेनल्टी लगाई है। देन एक बायर के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जो रेरा अप्रूव्ड हो, रेरा रजिस्टर्ड हो, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें। और रेरा आज की डेट में बायर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी टूल बन चुका है। दीपेश जी, आपके हिसाब से गुड़गांव में फ्लैट लेना फायदेमंद है या फिर प्लॉट लेना फायदेमंद है? देखिए, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर काफी हद तक आपके पर्पज में है कि आपका पर्पज क्या है। देखिए, आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में शिफ्ट होना चाहते हैं, एंड यूज के लिए लेते हैं, तो आपके लिए अपार्टमेंट्स बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि
उनकी पोसेशन जल्दी मिल जाती है आपको, सबसे पहला रीजन। दूसरी चीज है अपार्टमेंट्स में जो एमिनिटीज मिलती हैं वो शायद प्लॉटिंग प्रोजेक्ट में नहीं मिल सकती आपको। इसमें आपको क्लब हाउस मिलता है, स्विमिंग पूल मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है 24/7 और इंडोर गेम्स मिलते हैं आपको इसमें। सो वो चीज़ें प्लॉटिंग प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर आप लॉन्ग टर्म एंड कस्टमाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स बेस्ट होते हैं उस चीज़ के मामले में, क्योंकि प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स को आप खुद कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं अपने बेस पे अपने हिसाब से। उसमें आपको स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, स्पेस नो डाउट अपार्टमेंट्स में भी ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन आप अपार्टमेंट्स में एक फ्लोर पे ही रह सकते हैं, उसमें आप फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देन अगर मैं एक लॉन्ग टर्म की बात करूं, कौशल जी देखना, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। ये मैंने शॉर्ट टर्म का बता दिया। अगर आपको, मैं इसे भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकता हूँ 10 से 15 साल तक। अगर आपकी 10 से 15 साल तक की भी इन्वेस्टमेंट है तो जरूर आप जा सकते हैं अपार्टमेंट्स की तरफ। बट अगर आपका मकसद है कि हमें लाइफ लॉन्ग या फिर 20-30 साल एक जगह पर रहना है, तो आप अपार्टमेंट्स की तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अपार्टमेंट्स एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है एंड प्लॉट्स एक अप्रिशिएटिंग एसेट है, क्योंकि प्लॉट्स की कीमत टाइम टू टाइम बढ़ती है। अपार्टमेंट्स का मैं बताता हूँ, इन केस अपार्टमेंट में आपको 20 साल हो चुके हैं, आपने अपार्टमेंट लिया था 1 CR का, आज उसकी वैल्यू आपकी 5 CR हो चुकी है। उसके बावजूद 20 साल होने के बाद आपके अपार्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वो डेप्रिशिएट होगी, घटेगी। रीजन बिहाइंड दिस कि उस टाइम पे कोई ना कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा होगा। आज जो एमिनिटीज मिल रही है, 20 साल बाद अगर आप एमिनिटीज देखेंगे तो आपको आज के प्रोजेक्ट में वो एमिनिटीज कभी नहीं मिलेगी जो 20 साल बाद आने वाले प्रोजेक्ट में होंगी। तो उस बेस को देखते हुए, फिर कंस्ट्रक्शन देखते हुए, आज की डेट में सबसे अच्छी कंस्ट्रक्शन हमारी बंद कंस्ट्रक्शन जिसे हम मानते हैं, उस टाइम पे इससे भी अच्छी कोई कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, उस चीज को देखें। या फिर हम देखें बायर्स का सेंटिमेंट, बायर्स सोचता है कि हम पुरानी जगह पर ना जाएं, पुरानी कंस्ट्रक्शन है और एक न्यू कंस्ट्रक्शन है, प्राइसेज ऑलमोस्ट सेम होंगे या फिर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उनके प्राइसेज हाई हो, लेकिन फिर भी बायर आपके प्रोजेक्ट में ना आकर न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। सो ये एक बहुत बड़ा रिस्की पॉइंट है अपार्टमेंट्स में, अगर लॉन्ग टर्म आप जाते हैं तो। देन अगर बात करें प्लॉट्स की शर्त है तो उसकी तो कीमत बढ़ती रहती है। जमीन समेत, हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं, जड़ जड़ समेत तो जड़ समेत ही होता है। बिल्कुल। हाँ, तो प्लॉट्स को मैं ज्यादा वो कहूंगा कि आपको प्लॉट्स की तरफ जाना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, आपको चेंज करना है, देन आप बिल्कुल अपार्टमेंट्स की तरफ जा सकते हैं ड्यू टू इट्स हाई एंड एमिनिटीज। ड्रेनेज की प्रॉब्लम के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि गुड़गांव में जब भी बारिश होती है पानी इतना भर जाता है कि गाड़ियां भी डूब जाती हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? और मकान या फ्लैट्स आज भी वहां पर करोड़ों के हैं, जबकि इतना पानी भरने के बावजूद ऐसा क्यों? देखिए कौशल जी, गुड़गांव के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि ये इंडिया का सिंगापुर है, लेकिन जब बारिश की बात करते हैं तो यहाँ पे रोड्स बिल्कुल पानी में भर जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो इसका ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल फेल हो जाता है, निकासी है ही नहीं पानी की। बिल्कुल वो फेल हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गुड़गांव में अनइवन डेवलपमेंट हुई है, नो डाउट। ग्लास बिल्डिंग्स है एंड लग्जरी कॉन्डोज हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें पानी की निकासी की या फिर रोड्स की, तो वहाँ पे बिल्कुल गुड़गांव का स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं बिल्कुल डाउनवर्ड है, जीरो हो जाता है। कई सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग वाटर की वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप देखेंगे बेसिकली सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम हमारी विलेजेस एरियाज में है एंड ओल्ड गुड़गांव में है, जहाँ पर बनी बनाई सोसाइटियां तक पानी के अंदर डूब जाती हैं। तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है वहाँ पे पॉपुलेशन को। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक हमारा प्लानिंग के साथ हम वर्क करें। हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट करते रहेंगे, लेकिन अगर हम बारिश के पानी को या फिर सड़कों को, इन पे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देते हैं, देन सबसे बड़े जो कंसिक्वेंसेज होते हैं वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल डैमेज होता है। कोई भी बिल्डिंग है उसको
देन हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं, ट्रैफिक जैम होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है गुड़गांव में। अब इवन मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं, देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी मैंने बारिश में पानी भरते हुए देखा है। वहां पर कोई निकासी नहीं है, उसके लिए बिल्डर्स को एंड अथॉरिटी को दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा और इस चीज का सॉल्यूशन जरूर चाहिए, क्योंकि एंड यूजर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना जरूरी है। रेंटल एप्रिसिएशन की बात करेंगे तो आपके हिसाब से क्या रेंटल एप्रिसिएशन है, अगर हम बात करें न्यू गुड़गांव की, सोहना की या द्वारका एक्सप्रेसवे की? अब बात करते हैं रिटर्न्स की एंड रेंटल यील्ड्स की। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी बायर के लिए। सो अलग अलग लोकेशंस में रेंटल एंड एप्रिसिएशन जो हुआ है अब तक या होने वाला है वो डिफरेंट है। अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहाँ पे हमने बहुत प्रोजेक्ट्स पर 100% से भी ज़्यादा तक का एप्रिसिएशन देखा है। उसके साथ साथ अगर रेंटल की बात करें स्पेसिफिकली फॉर रेजिडेंशियल, तो 2.5 to 3.5% तक का रेंटल एक्सपेक्टेड हमें मिल जाता है इस लोकेशन से। देन कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल में भी 6 to 7% तक का हमें आराम से रेंटल मिल जाता है। देन उसके बाद बात करते हैं न्यू गुड़गांव की। न्यू गुड़गांव जब इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल रहा है, ज्यादा नहीं कहूँगा, 70% तक का एप्रिसिएशन न्यू गुड़गांव में भी हमें देखने को मिला है। प्लस जो रेंटल है, यहाँ पे बिजनेस हब से बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो न्यू गुड़गांव में शिफ्ट कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज से। सो यहाँ का रेंटल कहीं ना कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से भी अच्छा है, 2.5 to 3.5 ही चल रहा है वैसे। सो न्यू गुड़गांव रेंटल के मामले में थोड़ा सा मुझे लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे से कहीं ना कहीं आगे है। देन उसके बाद हम बात करते हैं सोना की। अपने सोना का भी पूछा है, तो सोना में प्राइस एप्रिसिएशन एंड रेंटल बहुत स्टेबल रहे हैं, लेकिन 5 ईयर्स का इंडेक्स उठा के देखें तो फिर भी बहुत एप्रिसिएशन वहाँ पे देखने को मिलता है। देन सोना के अगर रेंटल्स की बात करें तो 2% तक का एनुअल रेंटल मिल जाता है। आपने कुछ समय पहले ग्लोबल सिटी की बात करी थी जी, ये ग्लोबल सिटी और जो साइबर सिटी 2 है, ये दोनों एक ही हैं या ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं? इसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताइए। जी देखिए कौशल जी, ग्लोबल सिटी के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी बातें खिंच जाएंगी। बाकी ये दोनों प्रोजेक्ट अलग हैं, डीएलएफ साइबर सिटी अलग है एंड ग्लोबल सिटी अलग है। ग्लोबल सिटी हरियाणा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसे नेक्स्ट सिंगापुर बोलते हैं हम। इसमें जो आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हमारे डीएलएफ सिटी से भी, डीएलएफ साइबर सिटी से भी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन का होगा। देन सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पे बेस लेकर रखा गया है, सस्टेनेबिलिटी के बेस पे सारा वर्क होगा यहाँ पर। एंड इमारतें जो हैं यहाँ की बिल्डिंग्स होंगी वो सब पूरे दिल्ली एनसीआर में अगर हम कहें, या फिर हो सकता है इंडिया की भी सबसे ऊंची इमारतें बने, इसमें सबसे बढ़िया कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा, सबसे बढ़िया फैसिलिटीज प्रोवाइड, कंप्लीटली प्री प्लान्ड सिटी है ये। 1000 एकर्स में ये प्रोजेक्ट रहेगा, प्री प्लान्ड। तो प्री प्लान्ड में अगर हम बात करें, देखिए प्री प्लान्ड इंडिया में कुछ नहीं होता है, बेसिकली सच्चाई है। अगर प्री प्लान्ड होता तो आज आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि ड्रेनेज वाला बड़ा इशू है गुड़गांव में। सो प्री प्लान्ड सिटी है ये, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट से द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के जो प्राइसेज है उनमें डबल से भी ज्यादा का हाइप आने की उम्मीद है। दीपेश जी, साइबर सिटी 2 क्या ये सच्चाई है या बस एक फेक है? जी देखिए साइबर सिटी 2 ये एक सच्चाई है, क्योंकि हमने देखा है वहां पर लैंड पार्सल को एक्वायर कर लिया गया है। एंड हाँ, कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने में है। ये 2031 का मास्टर प्लान है गवर्नमेंट का। सो अभी हम इसे सच्चाई ही मानेंगे। कौन से सेक्टर में है ये? देखिए आपको सबसे पहले मैं बताऊं, जो आपने डीएलएफ साइबर सिटी देखी है उससे मैं कह रहा हूं सर 100 टाइम्स अपग्रेडेड वर्जन है ग्लोबल सिटी। 1000 एकर्स का प्रोजेक्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है।
इसमें मिक्स्ड लैंड यूज है, जिसमें रेजिडेंशियल आपको देखने को मिलेगा, कमर्शियल आपको देखने को मिलेगा, ग्रीन मोबिलिटी पे बेस्ड है, आपको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि अब तक पूरे इंडिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे यूज होने वाला है। देन ईवी स्टेशंस, ग्रीन बिल्डिंग्स, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स आपको देखने को मिलेगी, एनर्जी एफिशिएंट पे बिल्कुल बेस्ड ये प्रोजेक्ट होगा। प्राइसेस मैं 200% कह रहा हूँ, ट्रिपल से भी ज्यादा होंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के, ये चीज बिल्कुल प्रोमिसेबल है। दीपेश जी, एक बात बताइए, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया है तो वो गुड़गांव में किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए कौशल जी, 1 करोड़ का बजट आज के टाइम में गुड़गांव में एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ये ना ही हाई रेंज में आता है, ना ही लो बजट में आता है। सो 1 CR के बजट में आज की डेट में गुड़गांव में मैं कहूँगा DLF सिटी की बात, DLF की बात करें अगर हम, या फिर हम गोल्फ कोर्स की बात करें, ये एक प्रीमियम लोकेशन हो गई। इन लोकेशंस पर तो हम बात नहीं कर पाएंगे, इन लोकेशंस पर हम इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कुछ सजेशन नहीं दे पाऊंगा। लेकिन गुड़गांव में आज भी कुछ ऐसे एरियाज हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जो डेवलपिंग स्टेज में हैं। प्लस 1 CR के बजट में आपको आज की डेट में सेल्फ यूज के लिए एक बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं अफोर्डेबल सेगमेंट पे। न्यू गुड़गांव में त्वर्क एक्सप्रेसवे पे, सोना साइड भी अगर आप जाएं, वहां पर भी आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल जा सकते हैं अगर आपका एम है सेल्फ यूज या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देन फिर से मैं बात करूंगा, अगर आपको 1 CR में कमर्शियल स्पेस में भी आप जा सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको प्री लीज स्पेस की रिक्वायरमेंट है, या फिर अफोर्डेबल में शॉप्स वगैरह पे आप जा सकते हैं, लेकिन वो एक बेटर ऑप्शन नहीं होगा मेरे हिसाब से। देन अगर आपका एम है कि आपका मन है कि मुझे लग्जरी में ही इन्वेस्ट करना है या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सेम चीज मैं अब भी बोल रहा हूँ, इसमें 1 CR के बजट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट में आपको CLP प्लान पे जाना होगा, कंप्लीट आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी कंप्लीट आपके पास, एक अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए टास्क रहेगा। दीपेश जी, क्या द्वारका एक्सप्रेसवे गोल्फ कोर्स रोड की तरह ही एक प्राइम सेक्टर बनने जा रहा है, या फिर ये एक बस दिखावा है? जी देखिए, ये कंपैरिजन हमें काफी बार सुनने को मिलता है। अगर हम आज की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका है। NH8 को द्वारका एंड IGI एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है। बहुत सी डेवलपमेंट, कमर्शियल डेवलपमेंट, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट इस पे आ चुकी हैं। बहुत से स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड इवन यूनिवर्सिटीज तक इस पे बन रही हैं। सो नो डाउट द्वारका एक्सप्रेसवे आज की डेट में एक प्रीमियम लोकेशन है। लेकिन जब हम बात करते हैं गोल्फ कोर्स रोड की, तो ये केवल एक रोड नहीं, ये एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुका है, जहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बिजनेस हब्स, सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल रहती हैं। मार्केट, सारी चीज़ें, मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो गोल्फ कोर्स पर बहुत अच्छी मेट्रो कनेक्टिविटी है। नॉर्मली अगर हम बोले तो गोल्फ कोर्स बिल्कुल डेवलप्ड एरिया है, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे अभी मैं कहूँगा 20% भी डेवलप नहीं हुआ है। आज की डेट में अगर बात करें तो हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स का। बट आने वाले 4 से 5 साल में जब ग्लोबल सिटी का काम चालू हो जाएगा, मेट्रो एक्सपेंशन आ जाएगा एंड ISBT वगैरह बहुत सी डेवलपमेंट जो चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगी, देन उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये गैप काफी हद तक खत्म हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ग्लोबल सिटी का कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, तो वो चीज भी कंफर्म है। हो सकता है ये जो गैप आज यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये गोल्फ कोर्स है, ये गैप कवर होते होते ये गैप हो सकता है द्वारका एक्सप्रेसवे गोल्फ कोर्स के लिए बना दे, ये भी पॉसिबल है। राइट। यू एज अ डेवलपर, आप दूसरों को कैसे गाइड करते हैं कि उन्होंने एक प्लॉट लिया है, फिर वो एक उसके ऊपर मकान बनाएंगे, या फिर उनको एक फ्लैट लेना चाहिए या कमर्शियल प्रॉपर्टी में जाना चाहिए? आप उनको किस तरीके से गाइड करते हैं? ओके, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इसका रिप्लाई मैं ऐसे दूंगा अपनी फर्म को बीच में लाते हुए। बेसिकली ये बहुत एक एक्साइटिंग जर्नी होती है। हम एज ए गनलक्ष्मी इको बिल्ड में किस तरीके से इसको अचीव करते हैं, क्लाइंट की जर्नी को कंप्लीट कराते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा
स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। देखिए सबसे पहले तो स्टेप 1 में हम प्रॉपर लैंड की वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन चेक में इसमें आता है टाइटल चेक हो गया, जोन चेक हो गया, म्यूटेशन हो गया, रजिस्ट्री हो गई। इन सब चीज़ों को हम वेरीफाई करते हैं। उसके बाद हम इस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की स्टेज पे जा सकते हैं, क्योंकि इसके बिना कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर आता है हमारा स्टेप 2 प्लानिंग, जिसमें हमारी आर्किटेक्ट टीम प्लान बनाती है, साइड प्लान बनाती है, डिजाइन करती है। वो उस बेस पे होता है कि आपको बिल्डर फ्लोर बनवाना है, विला बनवाना है, या फिर आपको कोई कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करवानी है। इसमें जोनिंग का मैंने स्टेप 1 में बताया था आपको, जोनिंग चेक। जोनिंग चेक में हम यही चेक करते हैं कि कौन सी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे अलाउडेड है। देन थर्ड स्टेप की तरफ मैं बात करूं तो इसमें हम डिजाइन फाइनल करवाते हैं। डिजाइन फाइनल होने के बाद हम अथॉरिटी से बिल्डिंग प्लान्स अप्रूवल लेते हैं, स्ट्रक्चरल प्लान का सबमिशन करते हैं, एंड ग्रीन सर्टिफिकेशंस या फिर ग्रीन अप्रूवल्स लेते हैं। स्टेप 4 की अगर मैं बात करूँ, एग्जीक्यूशन फेस होता है। इसमें हमारा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है। हमारी एक्सपीरियंस टीम, जिसमें सिविल इंजीनियर रहेगा, साइट इंजीनियर रहेगा, सेफ्टी इंजीनियर रहेगा, ये सब मिलके वहाँ पे टीम से काम करवाते हैं। काम होने के बाद, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद, नेक्स्ट स्टेज में हम इंटीरियर का वर्क करते हैं। देन इंटीरियर वर्क कंप्लीट होने के बाद किसी को फर्निशिंग का वर्क चाहिए, फर्निशिंग का वर्क करते हैं। उसके बाद हम उन्हें उनकी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हैंडओवर करते हैं। बिल्डिंग हैंडओवर करने के बाद हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उन्हें रेंटल असिस्टेंस चाहिए है, या फिर रिसेल असिस्टेंस चाहिए, या फिर बिल्डिंग में मेंटेनेंस वगैरह को लेके उनकी जो भी डिमांड्स होती है। हम, कहने का मतलब ये है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लाइंट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उनकी जर्नी में साथ रहते हैं। दीपेश जी, आप गणलक्ष्मी इको बिल्ड के ऑनर हैं, तो आपको किसने इंस्पायर किया ये कंपनी शुरू करने के लिए? देखिए कौशल जी, बेसिकली आई एम फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। मेरे पीएचडी का टॉपिक ही ये था, सस्टेनेबल रियल एस्टेट डेवलपमेंट। उस दौरान मैंने अप्रोक्स 350 प्लस प्रोजेक्ट्स पे सर्वे किया। 350 प्रोजेक्ट्स मेरे पास थे। तो आज एक छोटा सा मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। अपने डीएलएफ कैमलियाज का नाम सुना है? 100 CR प्रॉपर्टी। आपने नाम सुना होगा शोभा सिटी, 10 CR प्रॉपर्टी। डीएलएफ के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें बेसिकली हम सस्टेनेबल एंड नॉन सस्टेनेबल दोनों पर रिसर्च कर रहे थे। तो हमने पाया कि सस्टेनेबल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी एक रीसेल वैल्यू है, वो काफी हद तक ज्यादा है, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस कॉस्ट, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बात करें, वाटर कॉस्ट, हर चीज में बहुत ज्यादा बचत होती है लॉन्ग टर्म के मामले में। सो आज के अगर हम कंस्ट्रक्शन कंपनीज को देखें, डेवलपर्स को देखें, तो उनका एक छोटा सा एम रहता है, बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, हमें कैश फ्लो चाहिए। लेकिन वो करंट स्टेज को देखते हैं, उससे कितना कार्बन एमिशन होता है, क्या पोल्यूशन होता है, कितना हमारी आने वाली जनरेशन को नुकसान हो रहा है। आपने कई रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी जिसमें हमने देखा है कि पानी आने वाले टाइम में पीने का पानी खत्म होता जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए पीने का पानी नहीं बचेगा। इन सब चीजों को देखते हुए हमने गणलक्ष्मी इको बिल्ड को स्टार्ट किया। उसका हमारा सिंपल सा मेन एम यही है, लो कार्बन एमिशन, लो पोल्यूशन एंड बेटर कंस्ट्रक्शन। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन या फिर हम कहें इको बिल्ड, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये आज के समय में ये किस पायदान पे है? देखिए कौशल जी, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, मैं पहले ये बताऊं। ऐसी बिल्डिंग बनाना जो लॉन्ग टर्म में कम बिजली की खपत ले, पानी की बचत करें, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, कार्बन एमिशन को रोकें, पोल्यूशन को रोकें, ज़्यादा ऐसे मटेरियल का यूज करें जो इको फ्रेंडली है, जिससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो हमारा मेन एम यही है इस कंपनी को लेकर। क्या ऐसे घर बनाना आज के समय में पॉसिबल है? जी बिल्कुल, ना सिर्फ ये कौशल जी पॉसिबल है, बल्कि ये एक बड़ा स्मार्ट डिसीजन है। क्योंकि इको बिल्ड की बात करें या इको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज के समय में कोई व्यक्ति इस चीज़ पर ध्यान दे ही नहीं रहा है।
मगर आप बात कर रहे हैं सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन की, तो वही एक सबसे बड़ा मेरे माइंड में सबसे पहले तो सवाल यही आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है आज के से बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में पॉसिबल है, डीएलएफ जैसी कंपनीज़ इसको इसके ऊपर फ़ोकस कर रही हैं और बहुत अदर ऑर्गनाइज़ेशन भी कर रही हैं, मगर एक आम आदमी के साथ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कनेक्ट हो सकता है आज के समय में? बहुत छोटे-छोटे घर हैं। ग्रीन होम से ले 50 गज के ग्रीन होम से लेकर 500 गज के विला तक, 1000 गज के विला तक सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन हर जगह पॉसिबल है। बेसिकली सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्लाई ऐश की ब्रिक्स होती हैं, उनका यूज करना, एसीसी या सीटीसी ब्लॉक्स का यूज करना, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ऐसे एक चीज बताऊंगा मैं आपको। नेचुरल सनलाइट का हम कितना यूज करते हैं अपने घरों में, ऑफिसेज में। इसमें हम नेचुरल सनलाइट डिजाइन इस तरीके से करते हैं कि हम नेचुरल सनलाइट तक का यूज कर सकें। इसमें हम सोलर पैनल्स, सोलर इन्वर्टर्स एंड सोलर हीटर्स को लेकर चलते हैं। बहुत सी चीजें आती हैं, डबल ग्लेज ग्लास हो गया, हम उसको लेकर चलते हैं। जितने भी अपने विंडोज होती है उसमें डबल ग्लेज ग्लास का यूज करते हैं। तो ये आई थिंक कोई बड़ा टास्क नहीं है। लो वीओसी पेंट का यूज करते हैं अपने घरों में, तो हम इजीली ये चीज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है, इनिशियली इसकी थोड़ी सी कॉस्टिंग ज्यादा होती है, 10 से 12%। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये 40 to 50% तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकता है। दीपेश जी, कुछ आप ऐसे हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता सकते हैं सस्टेनेबल टेक्निक्स के जो आपने यूज करे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर? जी देखिए, बेसिकली हमारे पास जितने भी कंस्ट्रक्शन में टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी मटेरियल यूज होता है, अब कंप्लीट मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो हम सबसे ज्यादा मोस्ट यूजेबल मटेरियल्स है उनका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। हम स्ट्रक्चर में फ्लाई ऐश ब्रिक्स का यूज करते हैं, सीएलसी ब्लॉक्स का यूज करते हैं, एसीसी ब्लॉक्स का यूज करते हैं। बेसिकली ये लाइट वेट होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं एंड थर्मल कंफर्ट देते हैं। देन अगर मैं बात करूं, हम घरों में पैसिव कूलिंग डिजाइन यूज करते हैं जिससे घर ठंडा रहता है, एसी की जरूरत को बहुत कम कर देता है, नेचुरल जो टेम्परेचर होता है घर का उसे कम करता है। देन बात करें हम किचन की एंड वॉशरूम्स की, किचन और बाथरूम्स में हम ग्रे वाटर रिसाइकलिंग मटेरियल का यूज करते हैं, सेटअप का यूज करते हैं, जिससे हमारे जो किचन एंड वॉशरूम्स में यूज होने वाला वाटर है उससे हम गार्डन इरिगेशन कर सके। देन रूफ पर इंसुलेशन बोर्ड्स लगाते हैं, ग्रीन रूफिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। उससे अलग हम सोलर पैनल्स का यूज करते हैं, सोलर वाटर हीटर्स का यूज करते हैं, सोलर इन्वर्टर्स का यूज करते हैं, जिससे हमारी एनर्जी की खपत भी बहुत कम हो जाती है। देन एचवीएसी सिस्टम हम यूज करते हैं एंड आल्सो बीआईएम से रिलेटेड हम बहुत सी चीजें यूज करते हैं, जो आप कहेंगे अगर फ्लैट की लाइट्स तक, लाइट से लेकर हम कंस्ट्रक्शन तक, स्ट्रक्चर तक हर चीज सस्टेनेबल अवेलेबल है, तो उसी के बेस पे वर्क करते हैं। वो डिपेंड करता है कि सामने जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनका बजट उन्हें अलो करता है या नहीं, वो इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं, इन चीजों पर भी कुछ चीजें डिपेंड करती है। दीपेश जी, आप किस तरीके के गैप को आप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू इको बिल्ड, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है? देखिए कौशल जी, जो सबसे बड़ा हमने गैप देखा है इस चीज में, वो सबसे बड़ा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी कंप्रोमाइज। इन सब चीजों को देखते हुए आज की डेट में कोई भी बिल्डर है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो स्मॉल कंस्ट्रक्शन अगर करती है या फिर थोड़ा सा आपने जैसा कि कहा कि घरों में कैसे पॉसिबल है, सबसे पहली चीज है नॉलेज की कमी। हमारे पूरे, मैं बोल के चलूंगा, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट किया है। हमारी गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट बहुत से अच्छे इनिशिएटिव चला रही है, वो सर्टिफिकेशन अलाउडेड है। जैसे देखें हम, आईजीबीसी का सर्टिफिकेट है, लीड का है, ब्रिम का है, इन सब के सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है। देन उसके बाद मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो जो बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंट या वाटर कंजर्वेटिव टेक्निक्स का यूज करती हैं उन्हें बहुत जल्दी गवर्नमेंट अप्रूवल्स देती है। हम हर क्लाइंट को बिल्कुल इन्वॉल्व रखते हैं कंस्ट्रक्शन में। हम उन्हें एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो डेली अपडेट्स देख सकते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन अपडेट्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी कंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं, सबसे पहले जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। देन
मटेरियल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर अदर आप देखेंगे ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन को सस्टेनेबल के मुकाबले, तो वहाँ पे सस्टेनेबल से कई गुना कार्बन एमिशन होता है, पोल्यूशन होता है, और उनका जो मटेरियल है स्ट्रेंथ वाइज भी अगर हम देखें तो जो सस्टेनेबल मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल मटेरियल से बहुत ज्यादा होती है। अगर लोग पीछे हटते हैं वो अपने बजट को देखते हुए या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से पीछे हटते हैं, अदरवाइज सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन। एंड फ्यूचर में अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रखते हुए चलना है, उनके लाइफ के लिए सोचना है, तो हमें सबको सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन पर शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट, इट नेसेसिटी। गन लक्ष्मी इको बिल्ड ट्रेडिशनल डेवलपर से कितना डिफरेंट है? जी देखिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अप्रोच के मामले में बात कर, ट्रेडिशनल डेवलपर्स जो हैं वो क्विक डिलीवरी एंड मार्जिन को लेकर वर्क करते हैं, बट सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन में हम स्ट्रेंथ को एंड इको फ्रेंडली मटेरियल्स को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर चलते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में ओनर की कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, मटेरियल एंड मेथड्स। हम एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल्स यूज करते हैं, ऐसे मटेरियल्स यूज करते हैं जिससे एनवायरनमेंट को कोई लॉस नहीं है। वहीं अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो वो कन्वेंशनल मेथड्स और अब भी लो ग्रेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अगर डिजाइन फिलोसफी की हम बात करें तो हमारी जितने भी कंस्ट्रक्शन होती है उसमें डिजाइन हम इस बेस पे बनाते हैं ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें, बल्कि ट्रेडिशनल में ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। देन ट्रांसपेरेंसी के मामले में हम डिजिटल डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, जो कि एंड टू एंड हमारी सर्विसेज को, एंड टू एंड हमारे कंस्ट्रक्शन अपडेट है उन्हें नोटिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन भी हम प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट कंस्ट्रक्शन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरीके से हम ट्रेडिशनल से बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफर करके बैठे हैं। दीपेश जी, ये जो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन है, इको बिल्ड है, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी की वैल्यू को कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, सबसे पहले सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि वो लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बचाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है एनर्जी एफिशिएंट फीचर्स के हम यूज करते हैं, तो काफ़ी हद तक ये हमारी बिजली को बचाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम करता है, एसीज की रिक्वायरमेंट को ख़त्म करता है, एंड ऐसे ग्लासेस वगैरह यूज करते हैं जिससे जो अपनी यूवी रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, एंड हीट है वो डोर्स के अंदर, विंडोज के अंदर आए। तो उन सब चीज़ों से एक तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में देख सकते हैं हम। देन वाटर के लिए हम ऐसे ऐसे टूल्स यूज करते हैं, जैसे आपका जो वाटर रिसाइकलिंग के मेथड्स यूज कर लिया हमने, वाटर की खपत कम होती है, पानी की खपत कम होती है, प्रॉपर इंसुलेशन की वजह से एंड सोलर सिस्टम की वजह से 30 से 40% तक का हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्रे वाटर सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया, उसकी वजह से पानी की बचत 40 से 50% तक होती है। लो मेंटेनेंस मटेरियल का यूज करना, ऐसे पेंट का यूज करना, लो वीओसी पेंट का यूज करना, जैसे कि मैंने आपको बताया, उससे क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड्स अगर हम यूज करते हैं तो उसमें हमें रिपेयर जल्दी करवाना पड़ता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि हमें रिपेयरिंग वगैरह की कॉस्ट बचती है, मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी बहुत कम हो जाती है। अगर मैं आपसे बताऊं, मेरी जो रिसर्च थी उसके बेस पे मैंने ये चीज़ें नोटिस की थी। आज भी मेरे पास डेटाबेस अवेलेबल है, एनालिसिस अवेलेबल है, अगर कहें तो मैं वो प्रोवाइड भी कर सकता हूँ। लेकिन जितनी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैं, जितने भी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं, उनका रेंटल एंड एप्रिसिएशन दूसरे प्रोजेक्ट्स के मुकाबले सेम लोकेशन में सेम एमिनिटीज के साथ हमने पाया कि बहुत ज़्यादा है सर। रेंटल 20 to 30% तक ज़्यादा एंड अप्रिसिएशन इवन 40% तक ज़्यादा मिला है। गन लक्ष्मी इन्वेस्टर्स एनआरआईज को या एचएनआईज को उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीशंस के लिए या उनको कैसे गाइडेंस करता है, देखिए या सर, या वो लोग जो बाहर हैं
जो अब्रॉड में रहते हैं मगर उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, उनका फ्लैट या प्रॉपर्टी यहाँ पर है, उनको मैनेज करने में कैसे हेल्प आउट करता है? सबसे पहले हम उन्हें किसी भी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने से पहले कंप्लीट रिसर्च करने के बाद वो रिपोर्ट शेयर करते हैं। वो रिपोर्ट शेयर करने के बाद हम उन्हें दिखाते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी की साइट विजिट करवाते हैं डिजिटली। वो करवाने के बाद कंप्लीट प्रेजेंटेशन देते हैं, उस पे हम हमारे द्वारा की गई रिसर्च को उन्हें समझाते हैं। उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट पे वो इन्वेस्ट करते हैं तो हम एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजी बनाते हैं उनके लिए, उनका मेंटेन करते हैं। एक बार वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद ली, उनके नाम रजिस्ट्री होती है, हम जितनी भी प्रोसेस होती है कोशिश करते हैं कि सारी प्रोसेस हमारी ऑनलाइन हो सके, क्योंकि एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बार बार आना एक लोकेशन पे गुड़गांव दूसरी कंट्री से बड़ा डिफिकल्ट होता है। देन अगर किसी ने प्लॉट्स वगैरह परचेज किए या फिर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हम कंप्लीट मेंटेन रखते हैं उनकी प्रॉपर्टी को, मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रेंटल असिस्टेंस या फिर आप रीसेल असिस्टेंस बात करें या फिर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको मैंने अभी बताया है, हम डिजिटल डैशबोर्ड एक प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो डेली अपडेट चेक कर सकते हैं, डेली वीडियो जब हम वहाँ पे ड्रॉप करते हैं कंस्ट्रक्शन की क्या काम हुआ है डेली। तो हमने एक लॉग बुक मेंटेन कर रखी है, उस लॉग बुक में हमने लिखा है कि ये इतना काम होता है, लॉग बुक में हमने हर छोटे से छोटा पॉइंट मेंशन कर रखा है। तो हम वो लॉग बुक की भी डिटेल्स वहाँ पे शो होती है उनके पास उस पोर्टल पे, डैशबोर्ड पे। सो इस तरीके से हम एनआरआईज के लिए करते हैं। बाकी प्रॉपर्टी मेंटेन भी रखते हैं हम, ऐसा नहीं है, और उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। वो हमारा, क्योंकि किसी ने हमारे थ्रू प्रॉपर्टी ली है, हमारे विश्वास पे ली है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम उनकी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखें। राइट जी। अगर किसी बायर को आपके साथ कांटेक्ट करना है या आपसे कंसल्टेंसी लेनी है तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? तो कौशल जी उसके लिए मैं आपको वेबसाइट के लिंक शेयर कर दूंगा, आप वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर देना। बाकी मैं बता भी देता हूँ, www.ganlaxmiinvestors.com एंड www.ganlaxmicobuild.com ये हमारी वेबसाइट्स हैं। बेसिकली अगर मेरे से कांटेक्ट करना है तो www.ganlaxmiecobuild.com पर आप जरूर एक बार अपना कमेंट ड्रॉप करें, वो पर्सनली मैं हैंडल करता हूँ अपने आप। देन कॉन्टैक्ट नंबर्स में दे दूंगा आपको, वो आप मेरे कर देना, डिस्क्रिप्शन में डाल देना। राइट सो दीपेश जी, आप बायर्स को, जो लोग गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस में फ्लैट या प्लॉट लेना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू? सबसे पहले तो कौशल जी मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि ब्रोकर ऐसा चुने जो नॉलेजेबल हो, वेल एजुकेटेड हो, एक्सपीरियंस्ड हो। ऐसे ब्रोकर के पास ना जाएं जो आपको लालच दे कि मैं आपको इतना पैसा बचवा दूंगा, आपका इतना पैसा बचवा दूंगा, क्योंकि वो सब आपका पैसा स्टक करवा देंगे, बिल्कुल डुबवा देंगे। तो एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना सबसे बड़ी प्रोसेस है। अच्छे से ब्रोकर को सिलेक्ट करें। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे तरीके से ब्रोकर से अलग सेल्फ रिसर्च जरूर करें। डेवलपर की प्रोफाइल, डेवलपर के पास्ट प्रोजेक्ट्स, देन उन प्रोजेक्ट्स पे जब लॉन्च हुए तब क्या प्राइस था, कितना अप्रिसिएशन आया है, उस प्रोजेक्ट पे कोई डिले था या नहीं था, ये सारी चीजें चेक करनी है। क्या एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एमिनिटीज सच में पॉसिबल है या नहीं, ये चीजें आपको चेक करनी है। देन देखना है लोकेशन में आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, क्या कुछ इसमें न्यू आना है, कमर्शियल जोन आना है, या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन आनी है, स्कूल्स आने हैं, एजुकेशनल हब आने हैं, या मेडिकल हब आने हैं। तो इन सब चीजों को आप देखकर इन्वेस्ट करें। दूसरा, ओवर बजटिंग कभी ना करें, क्योंकि एक बार आपका बजट ओवर आप करते हैं तो वहाँ पे आपके मेंटेनेंस चार्जेस भी होते हैं, आपके लिए बहुत सारे चार्जेस होते हैं, शिफ्टिंग चार्जेस होता है। तो आप उस चीज को है ना अपना कंप्लीट कैलकुलेट करके उस चीज में इन्वेस्ट करें, किसी भी प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना है। तो दिपेश जी, हमारे पास समय बहुत कम होता है। हमने 1 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करी है, समझा है आपसे कि किस तरीके से हम गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन सब छोटी-छोटी बातों पे हमने काफ़ी डीप डाइव किया आज के। आपने समय निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो गाइस,
हम यहीं पर आज का पॉडकास्ट हम वाइंड अप करते हैं। हमने आज गुड़गांव के बारे में जानने की कोशिश करी, न्यू गुड़गांव, सोहना के बारे में जानने की कोशिश करी और एक नया सब्जेक्ट भी था इको बिल्ड या फिर इको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसके बारे में भी हमने काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करी है कि किस तरीके से हम इको इंफ्रास्ट्रक्चर से अपने घर को बना सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को अप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। ये पॉडकास्ट आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और गन लक्ष्मी बिल्डर्स, इको बिल्ड, इनकी सारी डिटेल्स मैं इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप दीपेश जी से डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।